बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ठीक ठाक होते ही मुझे ये चीज़ याद आ जाती है, ये जो अभी अभी मैं देख रही थी, गैर एलानिया लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाके, बल्कि एक पूरी लिस्ट चल रही है। तो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग ने एक्चुअली लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सो इसका हल कोई नहीं है। एक दिन आपको खबर ये दी जाती है कि जी बिजली की कीमतों में कमी की जा रही है, नहीं कमी नहीं, सॉरी, 100 यूनिट वाले सारिफिन को रिलीफ दिया जा रहा है। आज लीड ये अखबार में छपी है, एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा हो क्या रहा है, ये चीज़ें समझ से बाहर है। एक्चुअली मेरे ख्याल से आवाम को ना पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी इस कदर परेशानियाँ मुश्किलात हैं लोगों के लिए, समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। खैर, आज के प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। कुछ हमने खबरें भी रखी हैं, आज के मेहमान भी होंगे और इसके साथ साथ कुछ हमने बात करनी है ईद की मुनासबत से। अगर आप कस्टमाइज चीज़ें बनाना चाहते हैं, आगे चल के हैंडमेड और कस्टमाइज चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ स्किन केयर की भी बात होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा न्यूज़ सेगमेंट है और आगाज़ हमने प्रोग्राम का फ़िलहाल करना है आज की अच्छी बात से। पैगाम आज का क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है, देखना कमज़ोर लोगों का ख्याल रखना। आज का मेरा पैगाम ये है, देखना कमज़ोर लोगों का ख्याल रखना। बुखारी की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल तुरज़रून व तुरज़क़ून इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हारी जो मदद की जाती है, उसकी वजह कमज़ोर लोग हैं। इसलिए कमज़ोर लोगों से महब्बत किया करो, मसाकीन से महब्बत किया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे रख, मसाकीन के साथ रख और मेरा हशर भी मसाकीन के साथ कर। इसलिए मेरे भाइयों, गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ उनका ख़ास ख्याल रखना, उनकी मदद करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज का मौसम कैसा रहेगा टुडेज़ वेदर में। अच्छा जी, हम चलते हैं मायदा की तरफ। मायदा बताइए, हब्स बहुत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। कभी बादल भी शहर पे नज़र आ रहे हैं, आगे लोग मवेशियों की ख़रीदारी के लिए भी जा रहे हैं, ईद की आमद है। सो क्या प्रेडिक्शन है इस पूरे हफ्ते में, आज का मौसम कैसा होगा, हमें मौसम की सूरत हाल बताइए। शहर लाहौर के मौसम की बात करें, शहर का मौसम जो है बारिश होने के बायस, गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई है कल, उसके बायस आज मौसम बड़ा खूबसूरत है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, कभी धूप आ रही है और कभी हल्की धूप जो है वो अपनी किरणें भी बखेर रहा है शहर पर। उसी के साथ साथ हवा की बात करें तो मेरे बालों से अंदाज़ा हो रहा है तेज़ ठंडी हवाएँ चल रही हैं। हवा की रफ्तार जो इस टाइम रिकॉर्ड की जा रही है वो 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। और यहाँ पर खड़ा होना भी इस टाइम जो है वो थोड़ा सा ऐसे डर भी लग रहा है कि तेज़ हवा से बंदा उड़ ही ना जाए। उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, मौसम ओवरऑल जो है आज बहुत ही खूबसूरत है। हमारे शहरी बाहर निकलकर इस मौसम को, इस ठंडी हवा को जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत से हबस और तपिश रिकॉर्ड की जा रही थी, महसूस की जा रही थी, हमारे शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना भी हो रहा था। तो आज हवा चलने के बायस उसमें थोड़ी कमी भी देखने में नज़र आ रही है। बारिशों की बात करें तो आज सारा दिन में सिर्फ 10% चांस बताए गए हैं बारिश के, कि हल्की बूंदाबांदी
बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन रात के औकात में जो है ये बारिश बरसेगी, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बूंदाबांदी जो है वो देखने में नज़र आएगी। और बारिश के अमकानात रात के औकात में 40 से 50% बताए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 76% जो है हवा में नमी का तनासुब भी रिकॉर्ड किया गया है, मीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, हमारे शहरी इस मौसम को जो है आज खूब इंजॉय कर सकते हैं। जी माहिदा, थैंक यू सो मच। और जो माहिदा की इस वक्त सिचुएशन स्क्रीन पे नजर आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था यहाँ से निकल कर मैं भी बाहर चली जाऊँ, क्योंकि स्टूडियो में ऑल्दो एसी चल रहा है लेकिन फिर भी हब्स महसूस हो रहा है, लेकिन बाहर का मौसम इतना ज़बरदस्त है। सो आप भी इंजॉय कीजिए मौसम। लेकिन फिलहाल जैसे माहिदा ने बताया कि अभी बारिशों की प्रेडिक्शन फिलहाल 1-2 दिन नहीं है, लेकिन इस मौसम में आप कुछ नहीं कह सकते, कभी भी बारिश हो जाती है। खैर, ये थी मौसम की सूरत हाल। खबरें हमारे पास आज कौन सी हैं? पहली खबर है, सारिफीन को झटके पर झटका, बिजली 7.91 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। ईद पर नान 20 रुपए, रोटी 15 रुपए की मिलेगी। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। गाड़ियों की नई रजिस्ट्रेशन, टोकन टैक्स पर इनकम टैक्स की शरह में इजाफा। और कॉन्ट्रैक्टर्स की रजिस्ट्रेशन की शर्त खत्म। खबरें आप जान चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं, उन्हें शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, खबर की तरफ चलते हैं। पहली मुझे नहीं समझ आ रही अब इसको क्या कहना है। कल हमने खबर पढ़ी थी कि हमजा शहबाज शरीफ ने बड़ा रिलीफ दिया है। अब 100 यूनिट जो सारिफीन इस्तेमाल करेंगे उनको बिजली मुफ्त मिलेगी। एक दिन ये रिलीफ दे दिया, आज रिलीफ के बाद तकलीफ दी जा रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पंजाब और वफाक जो है वो दो मुख्तलिफ सिमत में चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। और बाकी तो मुझे अपने साथी रिपोर्टरों का पता नहीं, लेकिन मैं डे फर्स्ट से जब ये ट्रांजिशन पीरियड हो रहा था मैंने आपको कहा था हुकूमत बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत बुरे हालात आने वाले हैं और महंगाई जो है वो लोगों के लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट करेगी और वही आगे हो रहा है। और ये जिस तेज़ी के साथ महंगाई करते जा रहे हैं, रेट्स ऊपर लेके जा रहे हैं, पेट्रोल बिजली सारी महंगा कर रहे हैं, इसको वापस लाते हुए कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी ये भी आप सोचें। अब चीज़ें जितनी आगे चली गई वापसी का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। अब जितनी चीज़ें आगे चली गई ये मैं कहने वाला था कि इससे तो वापसी का रास्ता मुमकिन ही नहीं है। क्या प्लान इनके पास है? और अगर कोई प्लान होगा तो ये भी पीटीआई हुकूमत की तरह जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज़ अपने वज़रा को बिठाते हैं और बताते हैं कि जी कि हमारे पास ये प्लान है, ए प्लान है, बी प्लान है, सी प्लान है, लेकिन प्लान नहीं है। बहुत मुश्किल हालात हैं। ठीक है, हम ये भी बात मान लेते हैं जी कि गवर्नमेंट कह रही है कि बड़े मुश्किल हालात हैं। पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो माइंस बिछाए थे, उन पे कदम रख के चलना पड़ रहा है और वो फट रहे हैं तो उसका खमियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। मैं इससे कहूँगा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। उमरा और शुरफा जो है वो अभी भी बहुत हद तक रिलीफ ले रहे हैं। आप उनकी आसाइशें देखें, आप उनकी ज़िंदगी में रोज़गार देखें, उनको बिजली भी मुफ्त मिल रही है। आपने वापडा या लेस्को के सार्फिन जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनके लिए तो बिजली वापस करने के ऐलानात कर दिए। अब उस पर अमल कब होगा वो तो बात की बात है, लेकिन आपके सरकारी अफसरान, आपके वुज़रा, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस के आला हुकाम, इनकी मौजें लगी हुई हैं। ये बिजली भी ले रहे हैं, ये पेट्रोल भी ले रहे हैं, अनलिमिटेड गाड़ियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं, ड्राइवर्स भी हैं, इनके घर के खर्चे, इनको पता ही नहीं है कि इनके घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं। इनको ये चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि आलू प्याज सब्जी का क्या रेट हो गया है। भाई, एक वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते थे कि मैं आलू प्याज और उसका रेट तो नहीं देखने आया, दूसरा तो वही देखने आए थे। भाई, आप इस चीज़ को सोचें कि आप बातें क्या करके आए। और ये महंगाई जो है ये सियासी बातों पे नहीं चलती, ये हर इंसान की जेब पे, उसके घर पे, उसके जहन पे असर करती है। और यहाँ से अगर कोई बंदा रिवर्ट होता है ना तो उससे वोट लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि IMF की डील को जो तड़ले करवा के, आपके घुटने लगवा के, आपके घसीट के जो वो अपनी इस मुआहदे की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको जल्दी कंप्लीट करके फिर आप आगे चलें कि आपने अब रिलीफ की तरफ किस तरह आना है, आपने अपनी रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उसको किस तरह बचाना है, आपके पास जितने भी फंड्स हैं, जितने ज़्यादा आपके ज़राए हैं वसाइल के, उनको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। इस पर कोई अगर एक बयानिया आपका सामने आया हो तो चलें जी, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। इस पर कोई सोच नहीं रहा। महंगाई हो रही है, 7 रुपये बिजली आज बढ़ गई, 6 रुपये पिछले हफ्ते बढ़ गई थी, 5 रुपये फिर बढ़ गई। अब अगस्त तक जो है हमने मजीद झटके बर्दाश्त करने हैं। और बिजली की हालत ये है कि अगर बंदा अपना
कोई खून पसीने की कमाई से पैसे बचा भी लेता है तो बिजली उसको 8-8 10 घंटे नहीं मिल रही। बिजली आप इस महंगी तरीन बिजली को भी अगर नहीं दे पा रहे तो फिर ऐसी हुकूमत का क्या फायदा है? ये अभी ग्रीन टाउन के इलाके में चल रहा है कि 2 दिन से बिजली नहीं है, तो सोचें लोगों का क्या हाल है। और अगर 2 दिन से बिजली नहीं है, अल्टीमेटली उस इलाके में पानी भी नहीं होगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर के अपने शहर, वज़ीर आला के अपने शहर में अगर ये हालात हैं, अगर ये मुश्किलात हैं, तो आप सोचें कि लाहौर से बाहर निकल के जो मजीद 36 अजला है उनके अंदर क्या हालात होंगे। ऐसे ही है, वहाँ तो कोई रिपोर्टिंग कर ही नहीं पा रहा, वहाँ तक तो उस तरह से रसाई किसी को हो ही नहीं पा रही। तो मैं सिर्फ लाहौर को भी अगर बात करूँ तो लाहौर में 8 से 10 घंटे बहुत मुश्किल है लोगों के, और उस पर भी बिजली जो मिलती है ना वो भी तड़लों वाली मिलती है। और जो बिजली जिस आप यकीन माने फ्रिज में चीजें खराब यही बात है, जिस तकसीम के साथ मिलती है ना आपके यूपीएस चार्ज होते हैं, ना फ्रिज में कोई ठंडक पैदा होती है, ना ही कोई बंदा 5 मिनट की कोई हवा ले सकता खाने है। खराब हो रहे हैं, फ्रिज में पड़ी चीजें खराब हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा। अब उससे रिलेटेड ना शहर में पानी प्रॉपर मिल रहा है आपको, ठीक है जी, ना ट्यूबवेल चल रहे हैं, ना आपके और दीगर जो सोर्सेज बिजली से हैं वो काम कर रहे हैं। आगे बड़ी ईद आ रही है, उस पर लोग किस तरह से अपना सर्वाइव करेंगे। और जो कहावतें पुरानी नहीं बनी हुई थी, जो लोग कुर्बानी का बकरा करके वो स्टोर कर लेते हैं, तो वो बातें खत्म हो गई अब है। नहीं ये पॉसिबल है। अब हम तो अगर कोई स्टोर करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऐसे ही है बिल्कुल। और लाइट इतनी जा रही है, और डॉक्टर्स तो कहते हैं कि बार बार जो गोश्त आपका फ्रीज होता है और फिर लाइट जाने की वजह से वो डीफ्रोज होता है, ये चीजें तो बहुत ही खतरनाक। अब हम फिर वही पत्थर के ज़माने पे जा रहे हैं कि रोज़ ताज़ा चीज़ लाए, थोड़ी सी चीज़ ली, अपने इस्तेमाल की, ना कोई फ्रिज में रखने की आदत थी, ना कोई फ्रिज थे उस वक्त, और आप उसको इस्तेमाल करके गुजारा करके चले जाते थे। हम तो उस तरफ लेके जा रहे हैं अपने आप को। और रही बात 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट तो आटे में नमक के बराबर है। कितने लोग हैं आप मुझे बताएं, आपके जानने वालों में, चाहे आपके घर कोई मुलाजमा काम करती है, चाहे आपके घर में कोई मुलाजिम वो है, भी नहीं, उनके पास भी कम से कम फ्रिज एक कमरे में अगर है तो फ्रिज भी है। आप ये देखें यहाँ पे जो झोंपड़ियों में रहते हैं लोग, जौहर टाउन के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, बड़ी बड़े प्लॉट्स पे लोग झोंपड़ियों में बैठे हैं, वहाँ पे टीवी चल रहा है, वहाँ पे वाटर कूलर चल रहा है, वहाँ वॉशिंग मशीन पड़ी है उसके अंदर, और वो बिजली की एक लाइन लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहीं झोंपड़ियों में चले जाते हैं। अब तो झोंपड़ी वाले 100 यूनिट नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फैसला है ये बहुत ही महदूद फैसला है, इसका तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप अगस्त तक जो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है जी कि 1 अक्टूबर से बिजली 91 पैसे, मुझे ये मंतक समझा दें, ये 3 मराहिल में करने का क्या मकसद है? मतलब आपने मेंटली तैयार कर दिया कि ये 3 महीने मुसलसल आपके ऊपर तलवार लटके। कहते हैं ना कि एक जहर होता है साइनाइड, जिसका जायका आज तक बता नहीं सका, इतनी मोहलत भी नहीं होती कि चख के मर जाए और बता दे कि जी ये खट्टा था या मीठा था, तुर्श था। एक होता है स्लो पॉइजनिंग, हाँ। वो आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मार देती है, अल्टीमेट मरना है आपने। अच्छा, इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में भी हर महीने इजाफा होता है। आप हिसाब लगा लें कि 3 महीने मुसलसल आगे बता दिया, बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमत में भी आपका इजाफा होगा, और ये दोनों बढ़ेंगी तो अशय खुरनोश बढ़ेंगी। क्या करेंगे अवाम, किधर जाएंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, आप इस गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में आने से पहले बयानात हैं वो भी उठा लें, थोड़े से इनके भी बयानात जो हकीकत से बिल्कुल ही उल्टे थे। उठाने की जरूरत नहीं, लोगों को याद है, सब कुछ माइंड में, पुरानी बातें नहीं है। हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाजा है कि पिछली हुकूमत खत्म होने से पहले हम बैंक डिफॉल्ट होने जा रहे थे, हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थे, मौशी तौर पर तबाही के दहाने पे खड़े थे। लेकिन जो उस वक्त ये बयान देते थे, लोगों को उम्मीदें दिलाते थे, असल तो उम्मीदें हैं ना जो इंसान को फिर चैन से बैठने नहीं देती, और वो सोचता है कि यार इन्होंने क्या कहा था उस वक्त, शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कहते थे, मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते थे, बाकी लोग क्या कहते थे, मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो अच्छी बातें करती थी। अल्लाह करे कि वो आज भी कोई बातें अमल दरामद हो जाए। नहीं, आप बातें नहीं अच्छी करें, आप उन पे अमल कर लें, क्योंकि हमने तो सुना था कि लोड शेडिंग का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि जुलाई में 2 घंटे सिर्फ फ्लाइट, और शाहिद सरपरा साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तरबेला की तरफ देख रहे थे, पानी इकट्ठा होगा, बिजली तैयार होगी, वहां कुछ नहीं हुआ, बारिश उस तरह से नहीं हुई। आपको ना ये नहीं लगता कि 100 यूनिट से बेहतर था कि आप जो कम मुतवसत तबके हैं जो और बहुत ही गुर्बत की सतह पे जीने वाले हैं उनको आप मुफ्त सोलर सिस्टम दे देते ताकि वो सुबह से लेकर। अच्छा, इसका भी उन्होंने कहा प्लान होगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि बहुत जो बच जाएंगे, जो हाँ। जिनकी जिंदगी जो है ना वो बच जाएगी इस महंगाई और गर्मी की ताबड़तोड़ हमलों से। उसका सिर्फ प्लान बनाया, पता नहीं उस पर कब इम्प्लीमेंट होगा, कब। आपको सस्टेनेबल रिसोर्सेज की तरफ जाना है, आपको बिजली बचाने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाने हैं, सोलर सिस्टम की तरफ लोगों को लेकर, जिनकी कमर नहीं सहती
उनको सरकार अपने वसाइल से सोलर सिस्टम दे और जो बिजली कंजप्शन हो रही है वो बिजली बचाए और बिजली बचा के सिस्टम में उसको सेव करे ताकि पूरा दिन आपका घर सोलर सिस्टम पे चले और शाम के वक्त जो आपके 8-10 घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, आप ठीक है उसको बिजली जितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप 12 घंटे भी अगर लोड शेडिंग होती है ना तो लोग सोलर सिस्टम में शिफ्ट होंगे, यकीन करें कि उनको इतना फील नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अलबत्ता अभी जो महंगाई की सूरत हाल है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से दुरे नायाब ये बात सुनी है कि अच्छा हम महंगे बिल देने को भी तैयार है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं तो जैसे तैसे हम मैनेज कर लेंगे। ये लोड शेडिंग तो खत्म होनी चाहिए, ये लोड शेडिंग भी नहीं खत्म हो रही, बिल भी बिल्कुल। हमारे जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे बहुत ही कम आमदन वाले हैं, मुतवसत लोग हैं, वो भी सारा साल सेविंग करके ना इन गर्मियों के 3 महीने जो हब्स वाले हैं और मुश्किल है उनके लिए पैसे जोड़ के रखते हैं। हाँ। कि किसी तरीके से हम वाटर कूलर या छोटा एक एसी एक कमरे में चला लेंगे और 6-7-8 जो लोग घर वाले हैं वो एक कमरे में सो जाएंगे। ऐसे ही है। अब तो उनके लिए भी वो बिजली मुयस्सर नहीं है, वो जितनी भी महंगी कर लें आखिर तो वो बर्दाश्त करने के काबिल थे कि चले 3 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 महीना नहीं, पूरा दिन रात बिजली की लोड शेडिंग की ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि ना आपको चैन आता है ना आपको सुकून आता है। और आप अगर मुसलसल 2 या 3 दिन 6-6 घंटे की नींद ना लेना तो आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल आपने। और इस वक्त हमारी कौम के हालात ये हैं कि पहले जेब पे असरात, फिर दिल पे असरात, अब जहन पे असरात होने शुरू हुए। और फिर क्या है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं अस्पतालों में भी हालात अल्लाह ही माफ करे। खैर, अब ईद के हवाले से कुछ हमने बात करनी है। ईद पर जहाँ पर हम कहते हैं जी सब्जियों की कीमतें आपको हर रोज़ बताते रहते हैं, वो तो महंगी होंगी लेकिन नान और रोटी भी आपको महंगा मिलेगा। इस पर आके बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको कहेंगे। अच्छा जी, अब ईद पे क्या होने जा रहे हैं? नान बाई एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो सस्ती रोटी या आटा जो है नान जो है वो फ़रोख्त करें। 20 रुपये की रोटी नान मिलेगा और 15 रुपये की रोटी मिलेगी। इसके लिए जी उन्होंने बाकायदा तौर पर मुजाहरा भी किया है और गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उनको रेट कम करने का कहा जा रहा है, लेकिन उनके अगर मुतालबात सुने जाएँ तो काफ़ी हद तक जायज़ हैं। जी दुर्रे आप। जी ज़ाहिर बात है, आपकी एट सोर्स जो चीज़ें आपको फराम की जाती हैं उसके अखराजात हैं बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन से बढ़ चुके हैं। हमारे अब घर की हालात देख लें तो हम घर में वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते उस तरह से उन्हीं रेटों पे जिस तरह से हम पहले कर पा रहे थे। हम जितनी ग्रॉसरी कर रहे थे महीने की, आप बता दें उसमें 1 या 2 टाइम या 3 टाइम तक इजाफा हो चुका है। तो आप कैसे ये कंसीडर कर रहे हैं कि आप वही आटे की कीमत और वही गंदम की कीमत के हिसाब से वही चीज़ें आपको बिजली बिल के बिल और उसके बाद गैस की जो बिल है उसी के हिसाब से आप सारी रोटियों की और नानों की जो है प्रोडक्शन पे आप गौर करें। अब बात ये है कि ब्लैकमेल तो हुकूमत होगी। इवेंट ऐसा है, मामलात ऐसे हैं, अगर शहर में रोटी और नान का कहत पड़ जाए तो सोचें कितना फर्स्ट क्रिएट होगा। हर घर में हर जगह पे कम से कम एक ये चीज़ अब रह गई है। बिजली में भी कंप्रोमाइज़ आपने कर लिया, आती है नहीं आती, लोग हालो बेहाल बैठे हैं बेचारे। पेट्रोल नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, लोग अपना गुजारा करके कोई वर्किंग में जाके ट्रैवलिंग कर लेते हैं, वो भी चले आपने कर लिया। लेकिन रोटी का मुझे बताएं, अब ईद पे क्या होता है ना, मेहमान आते जाते हैं, खाने शाने बनते हैं तो सभी लोगों ने रोटियां भी खरीदनी बाहर से। अच्छा, गैस भी नहीं आती, यही बात है, प्रॉब्लम ये है रात 9 बजे के बाद गैस भी नहीं। आप यही बात है। अब आप क्या मेहमानों को कहेंगे कि यार जरा आते हुए कहीं से नान रोटियां लेते हैं ना, तो सालन हमने बना लिया है, या फिर ऑल्टरनेट सोर्सेज पे चले जाएं। जी चलें, कि आप क्या करेंगे, आप सिर्फ जो कुर्बानी का गोश्त होगा वही सिर्फ खा लेंगे, खाली उसको सूखी डिशों में बना के चावलों में डाल के बहुत सारी उसकी तो चावल कौन से सस्ते मिल जाते हैं? अब यही बात है कि सस्ता नहीं आप है। जितने भी ऑल्टरनेट सोर्सेज पे चले जाएं, जितनी भी जगहों पे आप चले जाएं, अब वो उससे बढ़ के महंगी से महंगी होती जा रही है। लेकिन नान और रोटी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा दिन अवॉइड नहीं कर सकते। आप हद 1 या 2 दिन जाएंगे और उसके बाद अवॉइड करेंगे। आप सिंपल कॉस्ट निकाल लें चावलों की प्लेट की और आप एक रोटी की, तो आपको रोटी फिर सस्ती लगेगी। बिल्कुल आप कहेंगे जी कि नहीं भाई एक रोटी खा लें तो चलो पेट भर जाता है, लेकिन ये हालात बहुत ख़राब है। तो बहुत सारी चीज़ें बजट में, अब तो हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें भी काउंट करना शुरू हो गए हैं कि हम कुछ ऐसा क्या खाएं जिसपे हमारी जेब पे भी कम असर पड़े और पेट भी भर जाए। बिल्कुल। तो हमने उन लोगों को मद्देनज़र रखना है। हमारा क्या है कि हम तो चलो फिर थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेंगे और जाके कहीं ना कहीं से
कर लेंगे। लेकिन अब अगर रोटी नान बंद हो गई तो भाई आपके ताल्लुकात भी काम नहीं करने, और आपको कहीं से नान रोटी जो है ना वो नहीं मिलनी, चाहे जितना मर्जी आपकी तो बात ये है, आप एग्री करेंगे दुर्रे आप, ये स्पेशल डेज जो होते हैं इनमें क्या होता है, वेट भी कम कर दिया जाता है। आपको 20 रुपए का नान भी मिलता है, लेकिन वो 20 रुपए का एक नान भी आप खाएं तो ऐसे लगता है आपने कुछ खाया नहीं, उसका वेट इतना कम होता है। और पिछले दिनों जो आटा मिल रहा था उस पर हुकूमत ने खुद भी एतराफ़ किया, मैं एक दो जगह सुन रहा था कि हाँ वो उसकी क्वालिटी कुछ बेहतर नहीं है, हमें शिकायत मिली है और उसकी रोटी जो है वो ठीक नहीं बनती और ये है वो है। लोग तो पहले ही जो है सब स्टैंडर्ड किस्म की खुराक खा रहे हैं, ना आटा ठीक है ना आपके पास दालें वो सब स्टैंडर्ड हैं, आपके पास चावल भी वो नहीं रह गए, जो फसलें होती थी मौसमी हालात की वजह से फसलें भी नहीं हो रही। तो हमें अब क्वालिटी फूड को छोड़ के अगर 2 वक्त की रोटी मिल के पेट बढ़ जाए, आपका सिर्फ देखे ना वो एक मुहावरा होता था 2 वक्त की रोटी मिलना, अब तो वाकई 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। 2 वक्त की रोटी, सही कह रहे हैं आप। तो इन हालात में ये प्रेशर ग्रुप्स जो है वो जनरेट होते रहेंगे और उनके मुतालबात किसी हद तक जायज़ भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई तवज्जो देने वाला है यहाँ पे? क्या कोई वज़रा के मुशीर, उनके आगे मुशीर, उनके कोऑर्डिनेटर कोई तवज्जो दे रहे हैं इस बात पे कि भाई रोटी नहीं मिलने जा रही, नान नहीं मिलने जा रहा? असल में दुर्रे नायाब ये उनका टॉपिक ही नहीं है, ये उनकी सरदर्दी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जिम्मेदारियां डीसी साहब जाते हैं, चेक किया उन्होंने 1-2 दफ़ा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें वो 1-2 दफ़ा क्या इतने बड़े शहर में काफ़ी है? आपने इस पर कोई फॉलोअप ही नहीं लेना। आपके पास टीमें, मजिस्ट्रेट जो हैं वो अपने कमरों में बैठे रहेंगे, ईद मनाएंगे, बल्कि वो तो अच्छी ईद मनाएंगे, और यहाँ पर ये होगा जी हर इलाके का अपना रेट होगा नान रोटी का। नहीं, क्या किसी डिप्टी कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो शहर में जाए और जाके एक पॉलिसी बनाए कि हमने, दिनों में नहीं कोई चेक करता, ईद पे कौन जाएगा? हमने सरकारी आटा मिलों से किस तरह से पहुंचाना है नान भाइयों के पास, ताकि वो रोटी और आटे को और अपने ये नान को एक मेंटेन करके सस्ती रोटी सरकार के उस पर रेट पे फराहम करें। साहब बहादुर जो है वो दफ्तरों में बैठ जाते हैं और जाके ऑर्डर दे देते हैं जी कि रोटी जो है ना वो 10 रुपए की होनी चाहिए या 8 रुपए की होनी चाहिए, और नान जो है ना वो 15 या 12 रुपए का होना चाहिए। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि हमने उसको किस तरह प्रोवाइड करना है, हमने आटा किस तरह कहाँ कहाँ मुहैया करना है, किस जगह पे कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि साहब बहादुर ने खुद तक कभी कुछ कमा के खाया नहीं है उस तरह से कि जाएँ बाजार में जाके आटा खरीदें, जाके वो मैदा खरीदें, जाके वो बताएं कि नान रोटी कितने की आ रही है। किसी दिन वैसे ही चले जाएं, अपने घर के लिए रोटियां लेने निकल जाएं साहब बहादुर, कि जो मुलाजमीन की फौज जफर मौज है वो घर में बैठे रहे ना, 2 दिन खुद जाके देखें, लोकल कमोडिटीज़ जो हैं वो खरीदें जाके मार्केट में, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, आपकी लोकल मार्केटों के क्या हाल है, आपके होलसेल मार्केट्स के क्या हाल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो अफसर ये समझता है कि शायद हमने जिस मुल्क पे एहसान किया है और हम जो अफसर बन गए हैं, चाहे हम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो मौजों में हैं, और ये हमारा असूली पैदाइशी हक था। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा ये हक नहीं था कि हमने इन सीटों में बैठ के किसी के लिए बाहर निकलना। तो आगे जाके तो आपको जवाब देना है, यहाँ पर आप जितनी मर्जी मौजे कर ले, जवाबदेही होगी, और इतनी सारी आवाम जब परेशान होगी तो सोचे फिर आप किस तरह से। फैक्टर और है, वजीर आला का डंडा अगर आएगा कहीं से, ऊपर से हुक्म आएगा, तो ये कड़ी धूप में भी जाके जो है वो बगैर एसी की गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे तो दौड़े लगती हैं, तमाशा करते नजर आएंगे। बिल्कुल, और मीडिया को कहेंगे देखें जी डीसी साहब मोटरसाइकिल पे अंदरून शहर की गलियों में फिर रहे हैं, याद है आपको सारा? आपको तो चीजें पता है हमने किस किस तरीके से कवर किया। सही कहा, वो फिर आपको जो है इस तरह मीडिया की जीनत चीजें बनती हैं और फिर आपको खुद कॉल करके बुलाया जाता है कि हम बाहर फील्ड में निकले, आप देखें। खैर, ईद पे ये होगा कि आपको रोटी और नान महंगा मिलेगा, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा इशू क्या रहेगा, इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से नान बाई एसोसिएशन को भी सोचना चाहिए कि अगर वो महंगा नान और रोटी दे रहे हैं, वेट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें फिर, क्योंकि अवाम अगर पैसे लगा के चीज़ खरीद रही है तो उस पर फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ब्रेक के बाद आएंगे तो गाड़ियों की नई रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमने बात करनी है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद, आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है जी, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, गाड़ियों की नई रजिस्ट्रेशन, नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स में 200% इजाफा, यानी वो लोग जो कि फाइलर नहीं हैं उनके लिए मसला होगा। जी दुर्रे नायाब जी बिल्कुल, ये उस तरफ ही धकेला जा रहा है जिस तरह से लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि अब जेबों में जो बाकी पैसा भी रह गया ना वो भी निकाल दो। आप ये बताएं कि नॉन फाइलर जो पहले भी थे, अब तो खैर बहुत हद तक जो है लोग फाइलर हो रहे हैं और हो भी रहे थे, और एफपीआर ने जितने अहदाफ इस वक्त पूरे किए हैं कुछ सालों में, तो चलें उसका कुछ क्रेडिट पिछली हुकूमत को भी जाता है कि उन्होंने बहुत सारे जगहों पे ऐसी पॉलिसी बनाई कि लोग फाइलर हुए। अब
नॉन फाइलर से इतनी ज़्यादा सख्तियाँ आयद करके उसके बाद उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाल के आप उनको फिर भी अगर मजबूर ना कर सके कि वो फाइलर हो जाए, तो फिर उसका हासिल क्या होगा, मुझे ये बताएं। अगर सिर्फ उनसे पैसा बटोरना है या पैसा उनकी जेबों से निकलवाना है तो चले, वो तो एक हद तक हो गया, वन टाइम हो गया। किसी ने 1300 सीसी गाड़ी ली और किसी ने उससे अबव गाड़ी ली और उसने एक दफ़ा जो है ना वो चट्टी भर दी कि चलो यार ये पैसे पड़ते हैं तो कोई बात नहीं डाल दो, लेकिन हमने अपना रिकॉर्ड टैक्स पे नहीं लाना। और अगर वो फिर भी टैक्स पे नहीं लाते तो आपकी मंतक कहाँ किस हद तक कामयाब होती है, ये कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। आपने 100% लोगों को टैक्सिंग की तरफ किस तरह लाना है, उनको टैक्स के दायरे में किस तरह शामिल करना है, उनको किस हद तक उनको खींच कर मजबूर कर देना है कि वो टैक्स फाइलर होने के अलावा किसी तरह फैसिलिटेट ना हो सकें। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है तो हमें बताएं, हम भी इनकी दाद देंगे, हम भी इनकी शाबाशी करेंगे। जी क्या पॉलिसी है कि बगैर टैक्स फाइलर आप हुए आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपने फाइलर के लिए भी एक अलग कानून रखा है, नॉन फाइलर को भी वही तमाम सहूलतें देकर इजाफी फीस के साथ उसी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मुझे आप बताएं ना, आपकी कोई बात समझ आती है? फिर डिफरेंस कोई नहीं फिर ना रह डिफरेंस जाता। क्या है भाई? आप ऐसे ही है। उनको फिर एक सर्विस दे रहे हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा पैसे दे दें, कोई बात नहीं। एक वो बेचारा है जो तमाम टैक्सों के धारे में तनख्वाहदार है, जबरदस्ती हम है ना, हम है ना, हम भुगत रहे हम हैं। जबरदस्ती टैक्स हमसे ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी और हमारी इस तरह से फौरी इस्तात होती है कि हम 1300 सीसी गाड़ी ले लें? पॉसिबल भाई फिर वही अशराफिया, वही उमरा तो फिर नवाजे जा रहे हैं। बेहतर है वो लोग मेरे ख्याल से। आप सिर्फ इनसे ये पूछ लें, कभी मैं आपसे दरखास्त करूंगा आप किसी एक्साइज मिनिस्टर को या किसी एक्साइज के जिम्मेदार को बुलाएं, उन्हें कहिए कि अगर इन तमाम पैसे अदा करने के बावजूद भी कोई टैक्स सर्कल में, कोई टैक्स नेट सर्कल में शामिल नहीं होता तो आप फिर क्या कर लेंगे? फिर क्या कर लेंगे? बिल्कुल। और आपका फिर उससे अल्टीमेट हदफ क्या है? अगर आज 1 लाख लाहौर में नॉन टैक्स फाइलर है तो फिर तो वो वहीं स्टैंड कर रहा होगा। बिल्कुल। हद 1000, 2000, 3000, 5000 रजिस्टर्ड हो जाएंगे, 95,000 फिर नॉन टैक्स फाइलर खड़ा अच्छा, होगा। मकसद इनका भी टैक्स दायराकार में लोगों को नहीं लेकर आना या टैक्स कल्चर को आम नहीं करना है, पैसे बटोरना है। मैं यहीं से बात अपनी मैंने दलाइल के साथ बात शुरू की है कि ये तमाम तर हरकतें होने के बावजूद भी अगर कोई टैक्स के धारे में शामिल नहीं होता तो आपका तो पैसा कमाना मकसद है। वही सहूलत मैं इतने महंगे टैक्सेस दे के सरकार का पेट चला के इन बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके तमाम तर वसाइल जो हमारे वसाइल पे बैठे हैं उनके घर चला के उनकी तनख्वाहें अदा करके भी अगर मुझे वही सहूलियत मिलनी है तो एक बंदा टैक्स नहीं दे रहा और वो वन टाइम फैसिलिटी ले रहा है, उसने रोज 1300 की गाड़ी थोड़ी लेनी है, उसने थोड़ी रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करानी है। मुझे बताएं, हमने तो हर महीने नेट सर्कल में आके टैक्स कटौतियां करवानी है, तो क्या हमारे और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है? क्या आपके किसी टैक्स वैल्यू एडिड कस्टमर को कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, किसी शहरी को फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए? और एक बंदा ऐसा जो टैक्स चोरी भी कर रहा है, जिसकी वेल्थ जो है वो किसी सर्कल में मौजूद भी नहीं है, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते, आप उसको डबल कीमत के साथ फैसिलिटी दे रहे हैं। ये असल में एक कॉन्ट्रडिक्शन है और इसके अंदर तजाद है इनकी सोच के अंदर। या तो बंद कर देना, आप कह दें कि जी नॉन फाइलर जो है ना वो किसी सूरत फैसिलिटेट नहीं होगा, फिर समझ आती है, बात खत्म हो गई जी, फिर किसी समझ सूरत आती है, नहीं होगा। डिफरेंस भी दोनों में समझ आता है। फिर हम जैसे लोग जो टैक्स दे रहे हैं उनको भी पता चले कि लेकिन माजरत के साथ फिर दिहाड़ियां कैसे लगेंगी? हाँ, आपके वो टैक्स बिल्कुल सही इंस्पेक्टर, point आपके आपने वो एफबीआर के लोग, आपके वो लोग किस तरह जाके सरमायादारों को ब्लैकमेल उनका करेंगे? गुजर बसर फिर कैसे उनका गुजर बसर किस तरह होगा? फिर वो लाखों का टैक्स जो है वो हजारों में, हजारों का कुछ इस तरह से वो रद्दोबदल किस तरह से होगा? आप आज ऑडिट कर लें, आप आज ऑडिट कर लें। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे से शायद मैंने पढ़ा भी कि मुशर्रफ दौर में एफबीआर के कुछ बंदों को सजा दे के एक मिसाल बनाया गया। उसके बाद हर एफबीआर के दफ्तर के अंदर एक पूरी मॉनिटरिंग पॉलिसी लॉन्च की गई और उसके बाद रिजल्ट देखने वाले थे। तो भाई आप जब तक टैक्स के खुद बंदों को, एफबीआर के बंदों को खुद से ट्रेन नहीं करेंगे, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के मुख्तलिफ पॉइंट्स राइज नहीं करेंगे तो किस तरह से ये निज़ाम बेहतर होगा? और अगर सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद है तो नॉन फाइलर को अपने ज़राए, अपने असासे छुपा कर कोई थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा देकर वही सहूलियत लेना हो तो वो उनको ज़्यादा काबिल कबूल है कि बजाय वो टैक्स सर्कल में दाखिल हो जाए। तो ये एक तजाद है और ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको हुकूमत को दोबारा सोचना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, वक्ती तौर पर पंजाब का अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, इससे कोई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त वाले मामलात भी मुतासर होंगे या जिसने कोई गाड़ी लेनी है वो भी परेशान होगा कि मेरी पकड़ ना हो जाए? मेरा ख्याल है कि जेन्युइन यूज़र तो पहले ही इस इशू में नहीं है, क्योंकि वो तो टैक्स फाइलर भी है और उसने कोई 4 साल बाद, 5 साल बाद या जब उसको इस्तेदाद होती है वो गाड़ी का कोई अपग्रेड कर लेते हैं, नया मॉडल ले लेते हैं। लेकिन
जो शौकिया किस्म के लोग हैं ना, जिनके पास पैसा है, बाप के पास काफ़ी पैसा है और पीछे जो है औलाद जो है वो हर मॉडल के साथ मॉडल गाड़ी बदल रही है, कभी उसको कोई गाड़ी पसंद आ रही, कभी कोई गाड़ी आ रही है, उनके लिए मुश्किल होगी। उनको थोड़ा सा ये पैसों का डेंट पड़ेगा, लेकिन अगर वो ना भी लेना चाहें कि सेहत पे असर तो इन दी नहीं है। एंड मैं आपको बताऊं, सिर्फ वो लोग परेशान हैं उन लोग जिन लोगों के लिए महंगाई है, बाकी लोग अशराफिया जिनकी बात हो रही है उनका ये टॉपिक भी नहीं है ऑनेस्टली। आप देखें रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप इस लोगों को जो कि टैक्स सर्कल में मौजूद नहीं है, जो आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं, आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस ला के इनको टैक्स के धारे में लाएंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई आपने पॉलिसी बनाई और इस मुल्क को उसका फायदा हुआ। बिल्कुल। अगर वो लमसम बहुत बड़ी अमाउंट छुपा के बहुत बड़े अपने ज़राए और अपने एसेट्स को डंप करके एक थोड़ी सी 2% के साथ 200% के हिसाब से किसी भी गाड़ी पे बहुत सारा टैक्स दे देते हैं, बिल्कुल। तो उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खबर हमारे पास अगली कौन सी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं जी। कॉन्ट्रैक्टर्स की रजिस्ट्रेशन की शर्त ख़त्म, महकमा तामीरात और मवासिलात ने इंस्टॉलमेंट की शर्त ख़त्म कर दी। क्या फ़ायदा होगा इससे? जी बहुत अच्छी तजवीज़ है अगर इस पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि पहले होता ये था इनलिस्टमेंट होती थी और जो इनलिस्टमेंट की जाती थी कॉन्ट्रैक्टर्स की, उसमें ये होता था कि पिक एंड चूज़ होते थे और आपको रख लिया, मुझे रख लिया, और अगर मेरे कागजात में कमी कोताही है तो अफसरान खुद ही पूरी करा करू के ना अपने फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर्स को इनलिस्टेड उनकी एक बना लेते थे और उसके बाद बाकी जो लोग थे कंपटीशन में उनको आने नहीं दिया जाता था। फिर जब टेंडर्स होते थे तो इनलिस्टमेंट जिनकी हुई होती थी सिर्फ वही टेंडर्स में जो है वो शामिल होते थे। ये तो हम हमेशा सुनते हैं मनपसंद। अब इनलिस्टमेंट खत्म होने से ये होगा कि ओपन होगा और जो कैटेगरीज में फॉल कर रहे होंगे, जिनके पास उनकी तालीमी काबिलियत, उनके इंजीनियर्स का प्रॉपर क्वालिफिकेशन का तजर्बा, उनके पास जितने करोड़ों के या अरबों के जो काम करने की शर्त होगी वो मुकम्मल और उसके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बैंक गारंटीज और बाकी सारी चीज़ें होंगी, वो अप्लाई कर सकेगा और अप्लाई करके टेंडर में हिस्सा ले सकेगा। दूसरी एक बड़ी अच्छी बात है कि पहले मनपसंद लोगों को जो है वो टेंडर डॉक्यूमेंट दिए जाते थे। हर ठेकेदार की ये बेचारे की ना हैसियत होती थी, ना जरूरत होती थी कि जाके वो किसी बाबू के सामने बैठे और कहे जी कि मुझे टेंडर दे दी, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो टेंडर मैनेज करते थे। इन्होंने तो जिसके अंदर जिससे हिस्सा लिया होता था, जिसके साथ मैनेज किया होता था, उसको ही टेंडर डॉक्यूमेंट इशू होते थे। तो अब ऑनलाइन करने से ये तमाम तर प्रोसेस को हर बंदा टेंडर डॉक्यूमेंट जो है इशू कर सकेगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये हो भी पाएगा? मुझे तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है। CNW जैसे महकमे ये नवाजने वाला सिलसिला फिर कहाँ जाएगा? CNW जैसे महकमे में ये बड़ा मुश्किल है। आपको पता है कि पिछले भी हमारे जो मासूम वज़ीर आला पंजाब थे, उन पे भी बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम थे और उनके साथ भी जो कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे जो अब एंटी करप्शन के राडार पे हैं फुल टाइम, नैब के भी राडार पे रहे, तो उन पे तो इल्ज़ाम ही यही था कि CNW के अंदर जो घपले हुए और CNW के अंदर जो ठेके हुए नवाजे गए ठेकेदारों को, तो ठेके दिए गए, उसके अंदर अच्छा, वैसे माजरत के साथ ये हर दौरे हुकूमत में होता है, ये वाला सिलसिला अपने मनपसंद ठेकेदार लेकर आना, फिर उनको नवाजना, फिर ये हर दौरे हुकूमत। हाँ, लेकिन सिर्फ ये है कि एक हुकूमत आती है वो फिर इसको ओपन कर देती है, दूसरी हुकूमत आती है फिर वो कंट्रोल कर लेती है, तीसरी हुकूमत आएगी वो फिर ओपन कर देगी। ये चीज़ें जो है ना, कांस्टेंट कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आप कोई कानून साजी करके आपको ओपन टेंडरिंग, ई टेंडरिंग और तमाम तर प्रोसेस को कंप्यूटराइज करने की मंजूरी दे देनी चाहिए। आपको ये गेम ही ख़त्म कर देनी चाहिए कि इनलिस्टमेंट होनी है, प्री क्वालिफिकेशन होनी है या नहीं होनी है। लेकिन इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट ज़रूर है, जो हमें दोनों तस्वीरों पे बात करनी चाहिए ना, कि अब अगर एक ऐसा ठेकेदार जिसने काम ही नहीं किया लेकिन उसने कागजात पूरे करके रखे हुए हैं, उसने काम लेकर आगे लोगों को ठेका जो है बेच देता है, सबलेट कर देता है, तो फिर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ओपन टेंडरिंग में आके सिस्टम को ब्लैकमेल करता है। ये इसका एक दूसरा रुख है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक ऐसा नॉन जेन्युइन ठेकेदार जिसने कभी अरबों का, करोड़ों का खुद काम नहीं किया, काम लेके ठेके जो है वो आगे तकसीम किए, अपना कमीशन लेके 10% 15% आगे ठेके बेच दिए। ऐसा बंदा आके जब वो चौड़ा होके ठेकों में बैठेगा, टेंडरिंग प्रोसेस में लोगों को जलील करेगा, आपके जेन्युइन ठेकेदारों का कंपटीशन नहीं होने देगा, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। फिर आपके ठेके कैंसलेशन की तरफ जाएंगे, तो सारा साल ये खेल चलता रहेगा
और एंड पे आपका माली साल खत्म हो जाएगा, ना कोई ठेका होगा ना कोई काम मुकम्मल होगा। होता है तो यही है। ये इसका एक इम्पैक्ट बिल्कुल आपने सही कहा। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी, पुलिस को इख्तियार मिल गया है। हमेशा की ये खबर होती है और हर साल हम ये कहते हैं कि जी जगह जगह पाबंदी लगाई गई है जो जानवर लेके लोग अभी भी फिलहाल भी है। आप इसको ये कहती हैं, हम इसको ये कहते हैं कि ईद से पहले लोगों की ईदी हो गई है ना। उसमें आपकी पुलिस भी है, आपके दीगर इंतजामात करने वाले इदारे हैं जिसमें MCL है, आपके TMAs हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो क्या करेंगे, वो किसी का जानवर उठाएंगे, मीडिया पे फुटेज बनवाएंगे, अगले 2-3 चौकों में जाके सड़क क्रॉस करेंगे, चंद एक पैसे लेंगे और उसके बाद वो जानवर छोड़ देंगे। एक्चुअली ये दिहाड़ी पुलिस वाले ज़्यादा लगाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या पुलिस के पास थानों के अंदर कोई जानवर रखने के लिए कोई ऐसा बना हुआ है, कोई खुली शुली हो जहाँ पे वो पट्ठे डाल दें जानवरों को, चारा डाल दें और वो जाके जानवरों को उसके मालिक समेत इम्प्रिजनमेंट दे दें? लेकिन ऐसा नहीं होता। होता बस यही है कि आपने वक्ती तौर पे सारा जानवर कैप्चर किया और जो मालिक होता है उसको भी बड़े तले मिनते करने के बाद वो इस चीज़ पे कामयाब हो जाता है कि मैं कोई दे दिला के जो है ना अपने जानवर छुड़ा लूँ। और आपको बल्क में किसी भी स्टोर में जानवर खड़ा नहीं मिलता, आपको सिर्फ उठाते कब्जे में लेते यही चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसके साथ आप बहुत सारे मामला जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होते। आप किसी पे पर्चा नहीं देते, आप किसी पे इस तरह से नहीं करते। इन द एंड ऑफ टाइम होना ये है कि हमें एंड पे खबर ये मिलनी है कि ईद के 3 दिनों में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पे इतने सेल पॉइंट खत्म कराए, इतने जानवर कब्जे में लिए, इतना जुर्माना किया अला बला। लेकिन ये नहीं होगा कि इतनों को पर्चा काटने के बाद, उन पे मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको थाने में बंद किया, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट की। ये नहीं होता। और ये ना होने से फिर यही होता है कि इदारों की जेबें गर्म होती हैं और जो मवेशी होते हैं उनकी जेबें हल्की होती हैं। और इसका इम्पैक्ट जो होता है ना, पहले बकरा फर्ज करने 60,000 50,000 का है, वही मालिक जो है ना उसमें वो भी 5-10 हज़ार ऐड करके ना उसका रेट बढ़ा देता है। बिल्कुल आपने तो अल्टीमेट तो इसका अच्छा, वैसे ऑनेस्टली ये बातें जो हैं हमें सिर्फ खबरों की हद तक नजर आती हैं। पैसे लेना ये सब चीज़ें अभी से ही आपको शहर में हर जगह मुख्तलिफ इलाके हैं, गुलशन रावी ले लें, आप समनाबाद ले लें, सब्जाजार ले लें, जहाँ पर मवेशी मंडियाँ नई भी हैं, इन इलाकों में आपको जगह जगह लोग नज़र आ रहे हैं जो कि जानवर लेके कुर्बानी के खड़े हैं। सो पॉसिबल नहीं है इतने बड़े शहर में आप कितनी ड्यूटी लगा लेंगे, दिन रात सुबह शाम, आप लेट नाइट हम देख रहे हैं इतनी देर व्यापारी। आपके पास पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर में इतनी इंगेज है। लाहौर में ईद पे वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं, बकरा चोरी के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लोगों के घरों के अंदर से गैराज फैलान के ताले तोड़ के बड़े वाक़यात होते हैं, CCTV आती हैं, हम वो भी नशर करते हैं। तो एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरी तरफ गैर कानूनी मंडियाँ हैं, फिर उनको समेटना ये एक 15-20 मिनट की बात नहीं होती। आप एक सेल पॉइंट पर जाते हैं, वहाँ 25-30-50 बकरा खड़ा होता है, आप उसको लपेटेंगे, ट्रक मंगवाएंगे, क्या करेंगे, उसको वहाँ से भगाएंगे, डिसलोकेट करेंगे, आपकी तो 3-4 घंटे एंगेजमेंट होगी ना। और अगर एक पुलिस की जो गश्त की पार्टी होती है वो अगर इस चीज़ की एंगेजमेंट में पड़ गई तो वो पीछे क्राइम को कहाँ से कंट्रोल करेगी, वो अपना गश्त करते हुए किस तरह से देखेगी, अपने हॉट पॉइंट्स को किस तरह से मॉनिटर करेगी, स्नैचिंग के वाकयात, मोटरसाइकिल पे छीना झपटी के वाकयात। लोग पता क्या, इतनी दूर मंडी से जानवर लेकर आना, वो गाड़ी का किराया भी देना पड़ता है। फिर जैसे बारिशें हो रही हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा जी डोर स्टेप पे ही अगर थोड़ा सा महंगा जानवर भी मिल गया ना तो आप जानवर लें और घर आ जाएं। कौन मंडियों में जाए, इतना किराया दे। आसान नहीं देखते। और फिर उसके बाद है कि कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ लोग इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, अगर एक ख़ानदान है बहुत बड़ा और उन्होंने मिल के बकरे लिए 5 या 6, तो भाई पुलिस ने तो नाके पे देखना है, उन्होंने कहना है कि है तो 5-6-10 बकरे इकट्ठे आ रहे हैं और रोको जी रोको। और रोक के वो गाड़ी वाले के साथ मामला, वो बेचारा दे दिला के जिस तरह भी निकलेगा वहाँ से, वो सारी चीज़ें वहीं पड़ जाएंगी। तो ये भी एक जो है ना हिडन इसका इम्पैक्ट इस पे आएगा कि आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो या तो आप फिर FIR देना, आप कहें जी कि फलाने बंदे ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, हमने एक गैर कानूनी सेल पॉइंट के इसके ऊपर इतने बकरे पाए और हम इस पे 144 का पर्चा देते हैं, इसको इम्प्रिजनमेंट जो 3 दिन 5 दिन की है ताकि वो अदालती कार्रवाई में चला जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस हक में हूँ, 2-3 दिन ये रौनकें होती हैं, तो इस पे अब अगर 2 ट्रक भी सामान जब्त कर लिया गया है और इसके साथ साथ भी तमाम जब्त कर लिए गए हैं, लोग परेशान होते हैं, पैसे दे दिला के ये काम तो। अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं करना नहीं चाहता था, मैंने कोई 2 मिनट सोचा है कि मैं ये बात करूं कि ना करूं।
कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो अफसरान के सस्ते बकरे खरीदने की खातिर हाँ, बिल्कुल सही खातिर होता है। बाज़ औक़ात वो ऐसे ही है, किसी को जाके उस पर दावा बोलेंगे। आप यकीन माने इरफान मलिक 2 दिन पहले मिसाल के सुना रहे थे और जो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, कहते मैंने अगले बंदे को कहा यार माफी दे दो, कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए करनी है, इसमें क्या भाव था। मैं यही बात करना था कि पुलिस आती है या फर्ज करें आपके एसी साहब के बंदे आ गए जी, डीसी ऑफिस के बंदे आ गए और वो आके बंदे पे इस तरह धावा बोलते हैं, वो इतना प्रेशराइज हो जाता है, वो कहते हैं जी कि माई बाप 10-15 हज़ार तुसी कम ले लो, ले जाओ, थोड़ा हो गया जी। अभी उनको कह दिया जाता, ऑफर करा दी जाती है, हमें सस्ते बकरे दे दो, यहाँ आराम से काम करो। और अगर समटाइम ये भी होता है कि आप सस्ता बकरा लेने जाते हैं तो कहते हैं अच्छा तो सानू सस्ता बकरा नहीं देना ना, ए हुन देखी वो चला जाता है, पीछे टीम आती है, वो ट्रक में डालती है, उठाती है, सारे बकरे ले जाती है। तो समटाइम है तो हंसने की बात, लेकिन जो बंदे से गुजर रहा होता है वो बेचारा बड़ा परेशान होता है। खैर जी, एहतियात के साथ जानवरों की खरीदारी करें और कोशिश करें कि इस तरह के जो मामलात हैं उनसे गुरेजी करें, परेशानी हो जाती है। थैंक यू सो मच दुर्रे ने आप। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, हेडलाइंस और फिर आते हैं वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहेंगे और ख़बरों के बाद अब कुछ सेगमेंट्स हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाने वाले हैं। सेगमेंट्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि जी सब्जियों की कीमतों में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। अब वो चीज़ें जो आपने ईद पे इस्तेमाल करनी है तैयारी की जा रही है और उसको महंगा किया जा रहा है। खैर, आज के भाव शामिल कर लेते हैं और रेट लिस्ट आज की क्या है वो आपको बताएंगे आज के भाव में। हम चलेंगे उमर डार की तरफ जो कि ओपन मार्केट में मौजूद है। आज की रेट लिस्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू उमर। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। अगर बात की जाए सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों के आज के रेट्स की तो मटर 190, टिंडे 168, मेथी 147, शिमला मिर्च 115, जबकि करेले की सरकारी निर्खनामे के मुताबिक कीमत 105 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा घिया कद्दू 105, भिंडी 85, फूल गोभी 74, शलजम 74, अरवी 68 और आलू की जो फ़ी किलो कीमत है सरकारी निर्खनामे के मुताबिक वो 70 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा अगर बात की जाए सब्ज मसाला जात की कीमतों की सरकारी निर्खनामे के मुताबिक तो प्याज 80, टमाटर 90, लहसुन 300, अदरक 230, जबकि लीमू देसी का जो सरकारी निर्ख है वो 220 रुपये मुकर्रर किया गया है। लेकिन बाज़ारों में जो सब्जियां हैं वो सरकारी निर्ख से कई गुना ज़्यादा जो है कीमतों पे फ़रोख्त की जा रही हैं। खासकर जो हरा मसाला है, चूँकि ईद कुर्बा की आमद है तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है वो शहरियों की तरफ से शिकवा किया जा रहा है कि वो जो सब्ज़ी फरोश हैं वो मनमाने दामों जो है फ़रोख्त कर रहे हैं और ईद का फ़ायदा उठाकर अब वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे मुनाफा वसूल करना चाह रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं दिखाई दे रही। शहरियों ने मुतालबा किया है ज़िला इंतज़ामिया से, मुतल्लिका हुकाम से कि वो सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करें। जी थैंक यू सो मच उमर, आपने हमें बता दिया कि जी लोग परेशान हैं, सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं होने वाला। हर चीज़ महंगी है, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाए हैं, जो सब्जियाँ दूसरे शहरों से आप अपने शहर में लेकर आ रहे हैं, ईद के 3 दिन वैसे छुट्टी होगी तो अब आपको और महंगी सब्जियाँ मिलेंगी क्योंकि वो सब्जियाँ स्टोर कर लेते हैं और वो 3 दिन खूब पैसे कमाते हैं। आप अभी से ही अपने घर में तमाम चीज़ें, प्याज, लहसुन इकट्ठा ले आएँ ताकि आगे आप लोग भी परेशानी से बच सकें। अच्छा जी, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और आपको बता देते हैं सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं, कैसे आप बचत कर सकते हैं बचत बाजार में। अच्छा जी, पहला ब्रांड हमारा कौन सा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। आज का पहला ब्रांड है ईडन रोप। अगर आप यहाँ पे जाएंगे अप टू 25% ऑफ। बीच ट्री अप टू 25% ऑफ। ब्रेकआउट पे अगर आप जाएंगे अप टू 30% ऑफ। अलकरम पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ। ये थी हमारी सेल्स जो कि आपके साथ शेयर की और यहाँ जा सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद जी करेंसी रेट्स क्या हैं जान लेते हैं माल के हाल में।
लिस्ट है हमारे साथ, हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, हमने करेंसी रेट तो आपको बता दिया, आज का टोटका शामिल करने हैं और मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी कि इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा लिखा है। लेमन के फ़वाइद क्या हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। लीमू ऑल्दो महंगा भी आपको मिलने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद रखे हैं। सो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले जल्द के आपके मसाइल जो हैं उनको ख़त्म करता है। लीमू का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बेहतरीन हो सकती है। फिर वो लोग जो कि कॉन्शियस रहते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा है, खाली पेट पानी में अगर आप लीमू का इस्तेमाल करते हैं आपका वेट भी रिड्यूस होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टोटका है। बहुत सारे लोग इस टोटके से ही अपना वेट कम कर चुके हैं। इसके बाद जी आपको बताते चलें कि जी कील, महासे, छाइयाँ अगर आपके चेहरे पे हैं उससे निजात मिलेगी। और फिर लीमू आपके मिजाज को भी खुशगवार रखता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट में भी अच्छा होता है, मिजाज भी खुशगवार रहता है। कैंसर जैसी जो मूजी बीमारियाँ हैं उससे आपको निजात दिलवाता है। फिर लीमू के इस्तेमाल से आपके गुर्दे भी साफ़ रहते हैं, खून की कमी पूरा करने में बहुत ज़्यादा अहम है और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाला फ़ायदा मुझे नहीं पता था। बालों के लिए आपका बहुत अच्छा है, अगर लीमू का आप इस्तेमाल करेंगे आपके बाल अच्छे रहेंगे, बालों से खुश्की का खात्मा हो जाएगा। फिर हार्ट पेशेंट के लिए भी लीमू का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा मौसर है। सो एक लीमू, अल्लाह ताला ने इतना छोटा सा लीमू बनाया, लेकिन इसकी अफादियत क्या है, कितनी बीमारियों से ये आपको महफूज रखता है, आपकी स्किन के लिए कितना बेहतर है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, चाहे आप अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, या चाहे आप खून की सफाई और दीगर जो मामलात हैं। सबसे बड़ी चीज़ कैंसर से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। सो आप इसका इस्तेमाल करें, पॉजिटिव यूज़ करें। ये नेचुरल चीज़ हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। अब हम शामिल करने वाले हैं अपना सेगमेंट आज की हेल्दी टिप। हमारे साथ हैं आज ज़ुहैब, उनकी तरफ चलेंगे जो कि आज के टिप शेयर करेंगे। ओवर टू यू ज़ुहैब। दिस इज़ ज़ुहैब बुखारी, आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और मेरे साथ हैं अली जवाद और ये मुझे असिस्ट करेंगे आज एक्सरसाइज में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शोल्डर एक्सरसाइजेज। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए जो घर पे रहते हैं और ख़ास तौर पे लेडीज़ जो अक्सर कंप्लेन करती हैं कि यार मेरे कंधों में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है। कोशिश करेंगे उनको वो एक्सरसाइज बताएं जो इजीली घर पे कर सकें। हम तो यहाँ पे डंबल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके घर में डंबल्स नहीं है तो आप 2 लीटर की या 2.5 लीटर की या 1.5 लीटर की पानी की बोतल के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 4 से 5 एक्सरसाइज बताएंगे जिससे होगा कि आपके मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ कहती हैं कि यार मेरी ब्यूटी बॉर्न नहीं बन रही, तो वो नज़र नहीं आ रही, फ़ैट बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे आपके ट्रैप्स मसल को भी ट्रेंड करें जिससे आपके ब्यूटी बॉर्न, जिसका आप सबको बड़ा मसला रहता है, वो क्लियर हो सके, क्लैरिटी आ सके और आपका फ़ैट लेवल कम से कम हो सके और स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा है, ताकि आप ज़्यादा देर तक घर पे और कहीं भी काम शाम करें और आप थकें ना। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे जवाद से कि जवाद इसको लिफ्ट करें डंबल्स को और शोल्डर प्रेस स्टार्ट करेंगे। अपवर्ड लेके जाओगे, पाम फ्रंट एंड डाउनवर्ड्स, वेरी गुड। इसके 10 रैप्स करोगे। 10 9 8 7, शाबाश, 6 5, वेरी गुड, 4 3 2 एंड 1, शाबाश। ओके, ये थी हमारी शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज जिसके अंदर हमारा इंटीरियर फर्म मसल, शोल्डर का मीडियल साइड मसल और पोस्टीरियर जो पीछे वाला मसल है वो ट्रेंड हो रहा है। इस एक्सरसाइज से एट द सेम टाइम आपके शोल्डर के 3 मसल ट्रेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लैटरल रेज। जवाद लिफ्ट करेंगे लैटरल साइड पे, लिफ्ट करेंगे, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अगेन ये भी आप घर में पानी की बोतल के साथ कर सकते हो, कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है।
अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो कोशिश करें कि स्टार्ट में 2 सेट्स कर लें, 3 सेट्स कर लें, रेपिटेशन कम कर लें, लेकिन आस्ते आस्ते कोशिश करें अपन वेट भी चैलेंजिंग करें और रेपिटेशन भी बढ़ाते जाएँ। शाबाश। 5 reps more. 1 2 3 4 5 वेरी गुड, शाबाश। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है फ्रंट रेज, और मैं साथ साथ बताया चलूँ जब इन्होंने लेटरल रेज एक्सरसाइज की हमारे मीडियल डेल्टॉइड के साथ सेंटर में जो मसल है हमारे शोल्डर का, उसकी एक्सरसाइज थी। ओके, अब करेंगे फ्रंट रेज। ओके, पोस्चर अपराइट रहेगा, आप फ्रंट पे उठाओगे डंबल और नीचे लेके आओगे। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इस एक्सरसाइज में काफ़ी लोग मिस्टेक जो करते हैं वो ये कर रहे होते हैं, सॉरी, कि डंबल उठा के साथ अपने शोल्डर मसल को के साथ जो मसल है ट्रैप्स, कॉलर मसल्स को हम कहते हैं, इसको यूज़ करते हैं नेसेसरी, जबकि ये एक्सरसाइज ट्रैप्स की नहीं है, ये जस्ट शोल्डर इंटीरियर मसल की है, फ्रंट मसल की है। तो कोशिश करें इसकी इन्वॉल्वमेंट मत करें, स्ट्रेट जब उठाएं और नीचे। वेरी गुड। और ये है हमारे इंटीरियर डेल्टॉइड की एक्सरसाइज फ्रंट शोल्डर की। 5 reps करेंगे। 5 4 3 2 and 1 वेरी गुड, शाबाश। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी बेंट ओवर लेटरल रेज। बेंड होंगे, इसके अंदर हम लॉक करेंगे बैक को, लिफ्ट करेंगे साइडवेज में। थोड़ा सा आप इस तरह फेस करें ताकि व्यूअर्स को नजर आए कि बैक कैसे लॉक करनी है इसमें। थोड़ा सा मोर डाउन। ओके, नीचे लिफ्ट। वेरी गुड, शाबाश। कोशिश करेंगे कि इसमें बैक को लॉक रखा जाए, एस कर मेंटेन रखा जाए, हम्प नहीं होना चाहिए। 5 reps more। 5 4 और ये एक्सरसाइज है पोस्टीरियर डेल्टॉइड की, आपके पीछे वाले शोल्डर की। 3 2 and 1 वेरी गुड, शाबाश। ओके, द लास्ट वन इज अगेन ब्यूटी बॉर्न की एक्सरसाइज है। आप खास तौर पर जो लेडीज़ घर में बैठी हैं, जो लड़कियां बैठी हैं, उनको बहुत शौक है, ब्यूटी बॉर्न का क्रेज़ होता है मोस्टली, तो उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे श्रग्स। अब आपने करने का बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कोई वेट्स पकड़ें, कुछ भी पकड़ें, जस्ट होल्ड करेंगे डंबल्स को अपवर्ड, एलिवेशन एंड देन डिप्रेशन। वेरी गुड, शाबाश। श्रग्स एक्सरसाइज का नाम है और ये आपके ट्रैप्स को क्लियर करेगी, ट्रैप्स को डेवलप करेगी, मसल को डेवलप करेगी और क्लैरिटी लेके आएगी। लेकिन मसल डेवलपमेंट, मसल क्लैरिटी, मसल ग्रोथ, ये सब डिपेंड करता है आपके डाइट के साथ। आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर लो, मैं जो मर्जी बोलता जाऊँ, डॉक्टर आपको कुछ कह दे, न्यूट्रिशन आपको कुछ कह दे, लेकिन जब तक आप डाइट नहीं सही लोगे आपके रिजल्ट्स नहीं आते। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 reps more बॉय, और आप इसको पीछे नहीं लेके जाओगे, जस्ट अपवर्ड, जवाब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, शाबाश। 5 reps more। 5 4 जिप अप नहीं करेंगे लिप्स, ब्रीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉय। 3 2 and 1 थैंक यू जवाब। ओके, तो ये थी हमारी आज शोल्डर का वर्कआउट, जिसमें हमने 5 एक्सरसाइज को ट्रेंड किया। पहली थी शोल्डर प्रेस, देन लेटरल रेज, साइड मसल की फ्रंट रेज, फ्रंट मसल्स की बेंट ओवर लेटरल रेज किया, बैक शोल्डर मसल की थी पोस्टीरियर डेल्टॉइड की, और लास्ट में श्रग्स थी, हमारे ट्रैप्स की एक्सरसाइज थी। तो कोशिश करें एक्सरसाइज को फॉलो करें, सेफ जोन में करें, डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि आप जितने मर्जी एक्सरसाइज करो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप डाइट को कंट्रोल ना करें। तो ये थी हमारा आज का वर्कआउट और आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा इंशाल्लाह दोबारा। थैंक यू सो मच। ये थी जी आज की हमारी हेल्दी टिप। आज का मौसम बड़ा खुशगवार है, बाहर इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, काली घटाएं हैं और शहर लाहौर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। अच्छा जी, सुबह हमने कोमल के साथ जब मायदा हमारे साथ थी और मायदा ने हमें बताया किस तरह ठंडी हवाएं चल रही थी। इस वक्त शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाहर काले बादलों का राज है। मौसम की सूरत हाल एक बार फिर से शामिल कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि जी आज मौसम कैसा है बाहर का। कोमल की तरफ चलते हैं। जी कोमल, बताइए कैसा मौसम देख रही हैं इस वक्त शहर में? जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। आज दिन का आगाज़ ही काफ़ी ज़्यादा सुहाना हुआ था और देखते ही देखते आसमान पर काले बादलों ने बसेरा कर लिया है और इस वक्त टुकड़ियों की शक्ल में जो है वो आसमान पर मौजूद है। ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से शहर का मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है और शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद और यहाँ पर काफ़ी लोगों की तादाद जो है वो देखने में नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर ऑफिस के लोग जो हैं वो यहाँ पर
ऑफिस से छुट्टी लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं ताकि इस खुशगवार मौसम को जो है वो इंजॉय कर सकें। कल मौसम चूंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, खुश था, हफ्सदा था, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस कदर ठंडी हवा चल रही है कि खड़ा होना भी जो है वो दुश्वार हो रहा है। और मुशायरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए हैं ताकि इस खूबसूरत लम्हात को जो है वो खूबसूरत तरीके से एंजॉय किया जा सके। और इस वक्त भी जो है वो शायरी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सब्जा जो कल काफ़ी ज़्यादा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था, आज काफ़ी ज़्यादा लहलहाता हुआ दिखाई दे रहा है इन ठंडी ठंडी हवाओं में, जो कि शहर लाहौर का एक खूबसूरत सा जो है वो मंजर पेश कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कभी भी शहर लाहौर में मौसम बरसात अच्छा, बड़ा खूबसूरत फील होता है जब अल्लाह ताला की रहमत होती है, मौसम खुशगवार होता है। और ना सिर्फ कोमल तो जिस तरह मौसम एंजॉय कर, मैं पीछे जैसे फूल पौधे और ये दरख्त देख रही हूँ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए जब गर्मी होती है तो जिस तरह हमारे चेहरे मुरझा जाते हैं ना, तो ये ग्रीनरी भी, ये दरख्त भी, ये पौधे भी, ये फूल भी आपको मुरझाए हुए लगते हैं। सो ये भी झूम के जब दिखा रहे हैं तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इनके लिए भी मौसम खुशगवार हुआ है। खैर, इस वक्त ठंडी हवाएं जिस तरह से चल रही हैं, आपने देखा कि कोमल के लिए बोलना मुश्किल हो रहा है। मुसलसल हवा तेज़ चल रही है और ग्रीनरी जो है वो कितनी खुशगवार नज़र आ रही है। कल बारिश के बाद इतना हब्स हो गया था कि एक्चुअली सांस बंद हो रहा था, बाहर निकल के सांस लेना तक मुश्किल था। सुबह जब मैं उठी तब भी यही सूरत हाल थी कि बहुत ज़्यादा हब्स की शिद्दत थी। अच्छा, मैं कोमल की तरफ जाऊँगी और आपको वो मनाजिर जो हैं मैं कोमल को चाहूँ कि दिखाएं कि किस तरह से ये दरख्त, फूल, पौधे झूम रहे हैं और ये भी खुशगवार मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कोमल, दिखाइएगा ज़रा, ये जो पीछे आपके सब्ज़ा है ये किस तरह से मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो खूबसूरत जो दरख्तों पर पत्ते हैं वो भी इस ठंडी ठंडी हवाओं को के मज़े ले रहे हैं और खूब झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि शहर लाहौर का एक खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहे हैं। शहरी भी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और झुरमट की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ जो है वो इस खूबसूरत मौसम में प्यारी प्यारी तस्वीर बना रहे हैं ताकि खूबसूरत यादें जो हैं वो अपने फ़ोनों में समेट सकें। और इस मौसम को एंजॉय करने के लिए काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे भी जो है वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो मजीद शहरियों को फरहत बख्श रही है, राहत बख्श रही है। अच्छा कोमल, ये चरिंद परिंद भी हम आसमान पर देख रहे हैं, झूमते हुए नजर आ रहे हैं, काली घटाएं नजर आ रही हैं। मौसम तो बहुत ही खुशगवार है। बारिश की क्या प्रेडिक्शन है? बारिश की पेश गोई की गई है? क्योंकि लोगों ने जाना है मवेशी मंडियों में भी खरीदारी करने के लिए, तो उनको पता चल जाए कि बारिश होगी या नहीं। काली घटाएं तो बहुत हैं, तो ये बादल बरसेंगे भी या नहीं? जी बिल्कुल, माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश बरस सकती है, जिसके बाद जो है शहरी दौरान सफ़र इस बात का ख्याल रखें कि स्पीड लिमिट का ख़ास ख्याल रखें और बाहर निकलते वक्त इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि जो अपनी स्पीड है उसको लिमिट में रखना है, तेज़ स्पीड में नहीं जाना। और वो लोग जिन्होंने मवेशी मंडियों का रुख करना है उनके लिए ये मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है, लेकिन एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें। बाहर जाए, एक दफ़ा बाहर का मंजर जो है वो फुल स्क्रीन पर दोबारा से दिखा दें। ये हमें जो चरिंद परिंद आसमान पे झूमते नजर आ रहे हैं और ये हरियाली, ये जो दरख्त हैं ये मज़ेदार से लग रहे हैं जी झूमते हुए। और फिर काली घटाएं, देखें कितना ज़बरदस्त मंजर है इस टाइम शहर का। सो वो लोग जो कि अपने घरों में, अपनी बालकनीज में जाएं, अपनी छतों पर जाएं, अच्छे तरीके से इस टाइम नाश्ता हर घर में चल रहा होता है, मौसम को एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। हमने भी यहाँ स्टूडियो से, शो से फारिग होकर बाहर मौसम एंजॉय करने जाना है। एक चाय का कप एक हाथ में हो और आप इस तरह के मौसम में जी चाय शाय पी रहे हो तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं थोड़ा सा बाहर जाके देखती हूँ दरवाज़ा खोल के कि मौसम कैसा है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम प्रोग्राम के सिलसिले में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में, इंट्रो में ही आपको बताया था कि आपकी स्किन की हिफाजत की बात होगी। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि जी मौसम ऐसा है कि जो मानसून का मौसम होता है, मुसलसल बारिश होती है। अभी भी हमने आपको दिखाया शहर में मौसम किस तरह का है। फ़िलहाल तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन बारिश के बाद मुसलसल हब्स हो जाता है और उसके असरात जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पहले आपके स्किन पे चिपचिपाहट होती है, रंग डल होना शुरू हो जाता है और फिर बहुत सारे लोगों को इससे स्किन के दूसरे मसाइल भी हो जाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोगों के बहुत ही पसंदीदा डॉक्टर हारून नबी साहब मौजूद हैं, जो कि हमें हमेशा स्किन से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त मशवरे भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन लोग थोड़े से परेशान हैं।
तो बहुत सारे अरे सवालात इतना इकट्ठे हुए थे। इतना अच्छा मौसम हुआ, आज क्यों परेशान हो ये गए? कल की बारिश के बाद आप देखते हैं ना हब्स हो जाता है। तो पहले ये मॉनसून का तो यही प्रॉब्लम है, पहले मौसम खुशगवार होता है, बारिश होती है, उसके बाद शदीद हब्स हो जाता है। सो हमने कैसे स्किन की हिफाजत करनी है? ये जो मुसलसल स्किन पे पसीना आता है, चिपचिपाहट होती है, किस तरह से बचाना है अपनी स्किन को? मॉनसून में जो सबसे बड़े जो 2-3 चीज़ें आती हैं, एक तो आपने जैसे कहा कि चिपचिपाहट और ऊपर से सनलाइट, तो लोगों को सबसे बड़ा मसला आता है कि पिगमेंटेशन ज़रा वर्स हो जाती है। उसकी वजह है कि सन ब्लॉक अक्सर जो है काम नहीं करते, क्योंकि लोग बड़ा एनॉय फील करते हैं कि ये पहले ही हमारे मुंह पे चिपचिप है, पसीना है, ऊपर से सन ब्लॉक से और ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए आजकल कुछ नए कंपनीज़ ने पाउडर बेस्ड सन ब्लॉक निकाले हैं, और इसी तरह लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी वर्थ ज़्यादा है। और इसी तरह फिर कुछ बेस लाइक सन ब्लॉक हैं, तो उससे स्किन की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि बेस अगर लगा ले मुंह पे, वो टिकती नहीं है, वो पैचेस पड़ जाते हैं। पैचेस पड़ जाते हैं क्योंकि वो पसीना होता है ना, तो इसीलिए पाउडर बेस और जो दूसरा मिनरल बेस सन ब्लॉक्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। सही। और इसी तरह जो स्पेसिफिकली कुछ मसाइल हैं जो हमारे स्पेशली रूरल एरियाज़ में काफ़ी देखने में आते हैं, और वो बिजली भी बार बार जा रही है, तो एक तो प्रिकली हीट, पित्त का मौसम निकल आता है, बिल्कुल, जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है। और इसी तरह ये जो इस मौसम में जो ह्यूमिड वेदर है, स्किन इन्फेक्शंस के भी चांस बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और स्पेशली वो एरियाज़ जो कि फ्रिक्शन वाले एरियाज़ होते हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको आम तौर पे जो है फ्रंकल्स, बॉयल्स, हाँ जी, ये ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह फंगल इन्फेक्शंस का जो इंसिडेंस है वो भी बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और फंगल स्पेशली जो मेंशन करना चाहूँगा, मेल्स फीमेल्स में ग्रॉइन एरिया में, या जिसको, और इसी तरह पाँव में फंगस बहुत बढ़ जाता है, और फोल्ड्स में बहुत बढ़ जाता है, और डायबिटिक्स बेचारे बहुत परेशान उनके लिए होते हैं, तो बहुत परेशान। लेकिन और वो भी लोग जो जिनको हर वक्त टाइट कपड़े या शूज़ पहनने होते हैं, उनमें इंसिडेंस ऑफ फंगस बहुत बढ़ जाता है। अब डॉक्टर साहब, इसकी हिफाजत आपने कैसे करनी है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मतलब अगर आपके बाप दादा को हो रही है तो ये जी इनहेरिटेंट है, ये आपको ऐसी चलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंगस जो है, फंगस एक इन्फेक्शन है, और इसने चलना थोड़ी होता है। ये तो बार बार जब भी ये हॉट और ह्यूमिड वेदर होगा, और जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, पसीना ज़्यादा होगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो फंगल तो इन्फेक्शन होने इसके लिए बस आपको स्किन अपनी ड्राई रखनी है। स्किन अपनी स्पेसिफिकली पाँव ड्राई रखें, वज़ू के बाद बार बार खुश्क ज़रूर करें। अक्सर लोग ये करते हैं कि वज़ू किया या पाँव गीले होते हैं, उसी के ऊपर सॉक्स पहन के और जूते पहन के रवाना हो जाते हैं जल्दी में। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि पाँव को पहले अच्छी तरह ड्राई करें, और अगर फंगस हो गया तो अपने किसी मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट से उसका इलाज कराएं। ठीक है। अच्छा जी, बड़ों में, बच्चों में डायबिटीज़ पेशेंट का तो आपने खुद जिक्र कर दिया, ख़तरनाक किस एज ग्रुप में हो सकती है फंगस? अगर आप इसका इलाज नहीं करा रहे, हम टोटकों पे चले जाते हैं ना, ऐसे ही कुछ देखा ये बड़ा मज़ेदार है सोशल मीडिया पे, कि जो सबसे बड़ा है कि जी मज़े की बात है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़ुबैदा आपा के टोटके उनकी ज़िंदगी में इतने मशहूर नहीं थे जितने अब हो गए हैं। और वो ऐसे तरह तरह की चीज़ें हैं कि जो मतलब ये तेल लगा ले, उससे वो सारे एग्रीवेट हो जाते हैं कि ये तेल लगाए। और अजीब व गरीब आपको क्या बताऊँ कि दही जो है वो पाँव पे लग रही है, दही, सही कह रहे हैं मतलब इस तरह के बहुत सारे टोटके। बस इसके लिए मैं आप सबसे ये कहूँगा कि मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके एक अच्छी इलाज मुमकिन है डॉक्टर साहब इसका? बहुत आसान, बहुत आसान, चंद दिन एंटी फंगल का कोर्स है, और दैट्स इट। और जो गलत ट्रीटमेंट का नुकसान हो रहा है, जो आम तौर पे हम आजकल देख रहे हैं, वो फंगल इन्फेक्शन जो थे, जो हमारे लिए बड़े इजी थे ट्रीट करना, उनमें अब रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया कि लोग बेतहाशा स्टीरॉइड। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग खाने वाली दवाइयों पे भी इक्तफा कर लेते हैं, डॉक्टर के पास गए जो कि स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है। ये बता दें कि ये फंगल इन्फेक्शन अगर होता है तो स्पेसिफिकली आपको स्किन के डॉक्टर के पास ही जाना है? यकीनी तौर पे,
वो उसी को तो मिसट्रीट करते हैं ना कि उसको लॉन्ग टर्म हम स्टीरॉयड। जनरल प्रिस्क्रिप्शन गली मोहल्लों में जो डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं, वो आपको खाने वाली दवाई देते हैं और बस काम खत्म। वो अक्सर यही होता है कि स्टीरॉइड्स लगाने के भी दे देते हैं और खाने के भी दे देते हैं, और या ऐसी दवाई देते हैं जिसका कोई इससे ताल्लुक ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल जो हम हमारे डर्मेटोलॉजिकल सोसाइटी में बड़ा डिस्कस होता है, और वो ये चल रहा है कि आजकल रेजिस्टेंस ऑफ फंगस, जो पहले बैक्टीरिया से तो एक आम हमारे लिए रूटीन थी कि वो चूँकि हम बाय डिफ़ॉल्ट एज ए नेशन एंटीबायोटिक खाने की शौकीन है। हाँ, बिल्कुल। कि सर दर्द है तो ऑगमेंटिन खा लें, पेट दर्द है तो ऑगमेंटिन खा लें, जोड़ों में दर्द है तो भी ऑगमेंटिन खा लें। तो वो जो है उस वजह से तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ आती है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन की रेजिस्टेंस इस वजह से कॉमन है, और नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं कि उनको हम जिसे कहते हैं जुबैदा आपा के टोटकों से इलाज करने की। डॉक्टर साहब एक और बड़ा इशू है, ईद आ रही है, सो उस पर लोग परेशान भी। मैं मुझे कहा जा रहा है, मैं यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। नाज़रीन, अपडेट है जी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये इस तरह के मौसम में बहुत सारे लोग परेशान ये भी हो जाते हैं कि उनका रंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डल होना शुरू हो जाता है। डल भी नहीं बल्कि अजीब सा, लोग कहते हैं कि जी मुंह पे निशान भी पड़ने लग जाते हैं। सो इससे कैसे बचना है, डॉक्टर साहब से पूछेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे जी। अच्छा जी, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अच्छी खासी हमारी स्किन है, और फिर मौसम जब इस तरह का होता है, चिपचिपाहट मुसलसल रहती है, पसीना चेहरे पे मुसलसल आता है, रंग चेहरे का रंगत जो है वो डल होना शुरू हो जाती है। ईद आ रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बता दें अब इसके लिए क्या करना है। बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल सबसे ज़्यादा यही फरमाइश है हाँ, कि इंस्टेंट रंग जो है वो गोरा हो जाए। गोरा हो जाए, और ऐसी मुश्किल फरमाइश है कि कई दफ़ा इसको पूरा करना मुश्किल सा, बल्कि वो जिसे कहते हैं ना नामुमकिन, शादी है तो फौरन रंग हो। फ़ौरन आज के आज ही कुछ कर दें। तो अब हमारे पास कुछ नई चीज़ें आई हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जो जिससे हम ज़रा इंस्टेंट जो है ग्लो ले आते हैं। और इसमें हमारे पास इंस्टेंट में जो चीज़ें हैं वो हाइड्रा फेशियल आजकल वो बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह कुछ नई पील्स आई हैं हमारे पास जो कि इंस्टेंट ग्लो के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा एक जो नहीं जी, जिन्होंने इंस्टेंट रंग गोरा करना है, डॉक्टर साहब ने 2-3 चीज़ें बता दी हैं, लोग आना शुरू हो जाएंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल ये एक और हमारे पास 2 नए डिवाइसेस आजकल आए हैं, और उसमें एक है फोटोना मैक्स क्यू। अच्छा। और बेसिकली ये एक लेज़र है, लेकिन इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ 2-3 न्यू डिवाइसेस। ठीक है। और इसके एक ट्रीटमेंट से काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क आता है। और ये कम्बिनेशन है क्यू स्विच का, पीको का और नैनो सेकंड का। और पहले ये डिवाइस पाकिस्तान में हमारे पास अलग अलग अवेलेबल थे, तो इतना इकट्ठा एक डिवाइस में फर्स्ट टाइम हमारे पास ये मशीन आई है फोटोना की। और दैट्स गुड फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्किन टोन एंड टेक्सचर। और इससे ज़रा इंस्टेंट पेशेंट्स को बड़ी ग्रेटिफिकेशन मिलती है। सही। और इसी तरह लेकिन अगर हमारे पास टाइम हो, ये तो वो है कि जिस तरह दुल्हन को आज तैयार करना, हाँ, तो फौरी तौर पे कुछ उसके लिए। सही। लेकिन अगर कभी हमारे पास टाइम हो पेशेंट्स के पास सेशंस का, तो हमारे पास फोटोना 4D और ट्विन लेस का एक नया डिवाइस आया है SP डायनामिक्स के नाम से। और ये बहुत आजकल दुनिया भर में सबसे पॉपुलर है। और इससे हम 4D रिजुविनेशन ऑफ स्किन कर लेते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 दिन 3 दिन स्किन रेड रहती है। अच्छा। तो इसलिए ये अर्जेंट ट्रीटमेंट में इसको कभी। अच्छा, इस तरह का जब एकदम से रिजल्ट आए ना, लोग परेशान भी हो जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि रेडिश के बाद आपकी स्किन पे ना वो जैसे ब्राउन से निशान पड़ जाते हैं। जी, लेकिन ये हमारी स्किन टाइप के लिए इसलिए सेफ है कि जो पहले हमारे इधर रीसर्फेसिंग डिवाइसेस हैं वो सारे CO2 हैं। ठीक है। ये अर्बियम यैग लेज़र है, तो इसमें ये हमारी स्किन के लिए बहुत सेफ है। तो इसमें पिगमेंटेशन का चांस बहुत कम है। लेकिन इस डिवाइस में हम फर्स्ट टाइम स्किन को इनसाइड आउटसाइड इकट्ठा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। हर लेयर को इकट्ठे एक वक्त में हम
डॉक्टर साहब treat ऑल कर लेते स्किन हैं। टाइप के लिए ये सेफ है, जिनकी स्किन पर पिंपल्स हैं या जिनकी स्किन पर कोई इन्फेक्शन है या जो स्किन पर बालों के लिए लेजर कराते हैं, सबके लिए सेफ? स्किन की सेफ्टी देखें, अगर किसी की स्किन पे इन्फेक्शन है तो लेज़र वैसे ही बनाए, ठीक है। मतलब वो पेशेंट्स तो हम वैसे ही उनको आउट कर देते हैं अपने ट्रीटमेंट लाइन से। और जो फिर कुछ पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनके लिए पिंपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, असल जो प्रॉब्लम होता है लेज़र में वो कलर ऑफ स्किन है। अगर स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क है तो हमें अपने पैरामीटर्स या हमें अपने लेज़र की रफ्तार ज़रा आहिस्ता करनी पड़ती है, सही सही, सेफ्टी को सामने रखते हुए। वो सबसे पहले और जो वो है। सबसे पहले जो अच्छा चीज़ डॉक्टर है साहब, safety। चेहरे का रंग तो गोरा कर लेते हैं, अब मैं ड्राइव करती हूँ, मेरे चेहरे से ज़्यादा मुझे हाथों की प्रॉब्लम रहती ये है। आजकल बहुत इन हो गया है। अब लोग वो जो अगर आप देखें ड्राइव करते हुए सफ़ेद रंग के ग्लव्स पहने होते हैं यहाँ तक, और मैंने बड़े शौक में खरीद तो लिए और 2-3 महीने पहने भी, और फिर वो डॉक्टर साहब मुझे कुछ ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है इस प्रॉब्लम वजह होती से। है। हम यूज टू नहीं हाँ, है, ऐसे ही लेकिन वो वही उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप स्प्रे फॉर्म ऑफ सन ब्लॉक ले लें। और वो जो है ना, अच्छा, अब ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था कि स्प्रे की फॉर्म में भी जी अवेलेबल स्प्रे है। फॉर्म में ठीक है। समझ में ना, जो सन ब्लॉक है असल में हमें अपने पेशेंट्स के लिए कस्टमाइज़ नहीं करते कि समर है, अब ज़ाहिर है शॉर्ट स्लीव्स पहनी है तो धूप का फौरी इम्पैक्ट हाथ पाँव पे आता है। और अक्सर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं तो वो सबसे पहले हमें कहते हैं ये देखें, ये देख, Gross बिल्कुल, ये difference। बहुत प्रॉब्लम और है। वो इसलिए कि वो ये समझते हैं कि सन ब्लॉक इज़ ओनली फॉर द फेस, और वो बड़ा एक फ़नी होता है कि फेस का रंग और नेक का और हाथों और बाजुओं का, और तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि समर में आप ऐसा सन ब्लॉक यूज़ करें जो स्प्रे फॉर्म में। सही डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त कम है, स्वेटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आप किसी भी इवेंट में जा रहे हैं, आजकल का मौसम, यहाँ से आपने कपड़े चेंज किए, आप फ्रेश हुए, दोबारा से स्वेटिंग से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए भी आप बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट बताते हैं, तो हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन से शेयर करें। जी, स्वेटिंग के लिए हमारे पास जो आजकल आई विल लाइक टू से कि जो मैजिकल ट्रीटमेंट है दैट इज़ बोटॉक्स। और बोटॉक्स इज़ ए वेरी गुड ट्रीटमेंट। आप अगर आप इससे चाहें तो हम एक ट्रीटमेंट करते हैं हाथ पाँव के लिए। हाथ पाँव का पसीना, बच्चों में स्पेशली जो वो लोग जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, अगर कभी आप उनका इंटरव्यू करें, पेपर उनको सारा आपका गीला हो जाता है। पेपर गीला हो जाता है। और इसी तरह जो कुछ यंग गर्ल्स होती हैं और उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, या अगर आप कभी पुरानी फिल्में भी देखें तो अंडर आर्म की वजह से वो सब वेट होता था, बिल्कुल बिल्कुल, और वो पसीना क्लियर नज़र आता था। तो उसके लिए भी वैसे ही बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है अगर आप Embarrassment। किसी इवेंट पे गए हैं और इस तरह से स्वेटिंग हुई हो। हाइपर हाइड्रोसिस जो है ना, वो वन ऑफ द वेरी कॉमन काज ऑफ जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है। अच्छा, तो इसके लिए अगर हम अंडर आर्म्स में, हाथों पे अगर बोटॉक्स का एक ट्रीटमेंट लें तो समझ बड़ी अच्छी निकल जाती है। सेफ है बिल्कुल डॉक्टर साहब? 100%। हाँ, सही। लेकिन इसके लिए मैं आपको कहूँगा किसी ट्रेन डॉक्टर से, ये डर्मेटोलॉजिस्ट से, सबसे बेस्ट अगर पॉइंट आप ये आपका नहीं है। करवाएंगे बिल्कुल, तो इसका बड़ा जिसे कहते हैं डेडली साइड इफेक्ट, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ट्रीटमेंट होते हैं, हर कोई ये नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहूँगा कि आजकल फिर कोविड सर उठा रहा है, मास्क डॉक्टर साहब तो पहनते आप हैं। प्लीज़ मास्क पहनना शुरू करें। गर्मियों में सन ब्लॉक का इस्तेमाल हाथ पे, फेस पे और गर्दन पे ज़रूर करें। और इंस्टेंट ग्लो के लिए जो ट्रीटमेंट आपको मैंने बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा मैसेजेस हमें यही आते हैं कि रंग हमारा कैसे गोरा होगा, तो इंस्टेंट ग्लो के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और एक आखिरी चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो ये बरसात का मौसम होता है, इसमें हेयर शेडिंग ज़रा ज़्यादा होती है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीजनल हेयर फॉल होता है, मैं आजकल बहुत परेशान तो हूँ, इसके लिए आपने ये याद रखना है कि ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि हेयर साइकिल्स में होते हैं। और आजकल का जो मौसम है इसमें शेडिंग का साइकिल ज़रा ज़्यादा होता सही, है। सही। अगर आपके बाल 50 या 100 से कम गिर रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा करके कुछ लगाने की दवाएं और कुछ खाने की दवा ले लें, तो उससे कम से कम ये कंट्रोल फ़ौरन हो जाएगा। सही। तो इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर साहब के पास भी जा सकते हैं या आपने किसी भी मुस्तैद डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के हल मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत Welcome, शुक्रिया आपके बहुत वक्त के लिए। शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और ईद पे हम जहाँ पर आपको सेल्स वगैरह बता रहे हैं, मवेशी मंडियों की सूरत हाल बता रहे हैं, बारिश बता रहे होंगी या नहीं होगी, वहाँ पर अगर आपने गिफ्ट देना है किसी को बहुत स्पेशल वन को, तो हर इवेंट के हिसाब से हम देखते हैं कस्टमाइज चीज़ें बनाई जाती हैं और आप किसी को वो डिफरेंट वाला जो एक आजकल कॉन्सेप्ट है ना कि कुछ ऐसा गिफ्ट दे कि कोई हैरान हो जाए, सरप्राइज हो जाए। सो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ लेकर लोग काम कर रहे हैं। आज के मेहमान हमारे ऐसे ही हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। फरहान तनवीर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि डिफरेंट आइडियाज़ के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं और वो लोग जो कि कुछ स्पेशल किसी को देना चाहते हैं। आप आइडिया शेयर करें और फरहान जो है वो जादू करके दिखा देते हैं। सो खुश आमदीद कहेंगे अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा, ये कस्टमाइज चीज़ों का एक जो ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। सो डिमांड्स लोगों की किस टाइप की होती हैं? कन्वेंशनली अगर देखा जाए अराउंड द ग्लोब पर्सनलाइज्ड गिफ्ट इज़ अ वेरी प्रीमियम सेक्टर। वो एक इस तरह की पीपल प्रेफर कि किसी को हमने गिफ्ट देना है तो ऑफ द शेल्फ कोई चीज़ उठाए, कोई बुके उठाया, कोई कुछ कार्ड्स उठाए और दे दिया। उससे बेहतर है कि पर्सनलाइज्ड हो, तो जो रिसीविंग एंड पे बंदा होता है ही और शी फील्स के यार अगले बंदे ने एक सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट पुट इन किया है ये मुझे गिफ्ट देने के लिए। हमने इसी कल्चर को अपने पर्सपेक्टिव में रखते हुए वी हैव सेट अप अ फैक्ट्री इन लाहौर, जहाँ पे हम कन्वेंशनल गिफ्ट्स को पर्सनलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, अभी तो ईद है, हर इवेंट के हिसाब से, चाहे वो शादी ब्याह है, चाहे वो किसी की बर्थडे पार्टी है, हर इवेंट के हिसाब से आप चीज़ें रेडी करते हैं? जी एब्सोल्युटली ऐसे ही होते हैं। हमारा कैलेंडर लॉक होता है, उसके अंदर हम मेजर इवेंट्स अपने लॉक करते हैं और व्हेन द वेडिंग सीजन हिट्स इन we you know customize our products related to weddings also, Mother's Day, Father's Day, festive दो सीजन होते हैं, दोनों ईद होती हैं और बर्थडेज और वगैरह ये तो चलता ही रहता है। सही। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा आइडियाज़ क्या क्या होते हैं बेसिक, जो आप भी बता देते हैं या लोग भी आइडियाज़ देते हैं, किस टाइप की चीज़ें रेडी करते हैं? वी हैव अ डेडिकेटेड टीम जो कि कॉन्स्टेंटली आइडियाज़ कुक कर रही होती है और लोगों की कोलैबोरेशन हमारे साथ उन प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है। सो फॉर एग्जांपल हमारा भी लेटेस्ट प्रोडक्ट जो अभी आया नहीं है, जो आने लगा है, दैट्स अ कॉफ़ी टेबल बुक। फॉर एग्जांपल आप हुंजा जाती हैं, आप ट्रैवल करके आती हैं एंड आपके साथ आपके 5-6 दोस्त होते हैं। सो आप मुझे तस्वीरें भेजेंगे 10, 15, 20 एंड वील मेक अ कॉफ़ी टेबल बुक जो कि आपकी पूरी ट्रैवल वो लॉक करके आपको एक बुक देंगे एंड यू कैन शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो उसके अंदर हमारी टीम ने वो प्रोडक्ट डेवलप किया, आपकी कंट्रीब्यूशन वो पिक्चर्स होंगी एंड वी विल मेक अ एक्सीलेंट बुक एंड वी विल शेयर इट विद यू। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त ये तो आइडिया है जी। और आपके पास वो चीज़ें मोबाइल फ़ोन से हट के, मैं तो मोबाइल फ़ोन में पिक्चर्स रखने के अब हक में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेमोरीज आपकी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं और वाकई आपको वो वाला टाइम याद आता है जब वो आप पिक्चर्स देखते थे खोल के एल्बम्स में, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। खैर, अब हम लोग चाहते ये हैं कि कुछ ऐसा डिफरेंट आइडिया हो जो आप बर्थडे के हिसाब से या फिर कोई शादी का इवेंट है। मैंने कार्ड्स आपके देखे बहुत प्यारे हैं। सो किस तरह से उस पर चीज़ें मैनेज की जाती हैं, नाम वगैरह, पिक्चर्स कुछ लोग कराना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं? आइडिया के अकॉर्डिंग आप उसको डेवलप कर देते हैं? जी बिल्कुल, मेजरली क्लाइंट इज़ द विनर फॉर अस। हमें जैसे क्लाइंट हमारी जो डिमांड करते हैं हम लोगों को उसके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ता है। ऑफ कोर्स वी हैव आवर ओन आइडियाज़ ऑल्सो। सो फॉर एग्जांपल अगर हम वेडिंग कार्ड्स हैं, वी सिलेक्ट अ वेरी फ्यू पीपल जिनके साथ हम उनके साथ एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर हम उनको क्या कहते हैं नेक्स्ट फेज़ के अंदर उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उनके साथ आइडियाज़ शेयर हो रहे होते हैं एंड सिमिलरली ऑन द बर्थडेज एटसेट्रा ऑल्सो। उसके अंदर वो इतना फॉर्मलाइज नहीं होता बट पीपल आर यू नो इन अ हरी कि यार हमने कुछ गिफ्ट करने हैं, हम किस तरह कर सकते हैं। एंड क्योंकि वी हैव आवर ओन फैसिलिटी, वी हैव आवर ओन फैक्ट्री, हमारा टर्न अराउंड टाइम विद इन 24 to 48 आवर्स वी मेक द प्रोडक्ट एंड डिलीवर इट ऑल्सो। ये तो बहुत शॉर्ट टाइम आपने बताया है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं पूछने वाली थी मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम आपको रखना है और भेजना है। रेट मुझे बताइएगा। लोग कहते हैं कस्टमाइज चीज़ें बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। सो हर किसी की पहुंच में है आपकी प्रोडक्ट्स? पर्सनलाइजेशन के अंदर एक थोड़ा सा प्रीमियम ऐड हो जाते हैं क्योंकि हम रन टाइम के अंदर चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, हमें इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, सो हमारा ओवरहेड ज़्यादा होता है। बट कीपिंग आवर ऑडियंस इन माइंड, कीपिंग पाकिस्तानी ऑडियंस इन माइंड, हम लोगों ने एज लो एज ₹300 से लेके एज बिग एज लाइक 15,000 तक हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे।
तो मतलब हमने अपने उसके अंदर सब लोगों को कवर करने की कोशिश पूरी अच्छा, की। मैं अब जैसे चीज़ें देख रही हूँ, अगर आप अपने ऑफिस की टेबल के लिए भी कुछ बनवाना चाह रहे हैं, आपके पास आइडिया पूरे ऑफिस के डिकोर के लिए भी आपका अवेलेबल है? सो कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मेजर सेक्टर है बिजनेस वाइज, दैट डेवलप्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर अस आल्सो। कॉर्पोरेट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जब से सबसे हॉट चीज़ आजकल चल रही है, दैट्स द वेलकम बॉक्सेस। सो व्हाट हैपेंस इज के व्हेनेवर अ न्यू पर्सन जॉइन्स द टीम, the managers or the top team, they want to welcome them with एक warmth box receive होता है, उसके अंदर कंपनी की ब्रांडेड चीज़ें उनको मिलती हैं, शर्ट्स मिलती हैं, कैप्स मिलती हैं, डेस्क मग्स मिलते हैं, इस तरह की सारी उनको चीज़ें मिलती हैं, which they can शेयर इट विद देयर फ्रेंड, शेयर इट ऑन द टेबल, उनसे एक एफिलिएशन डेवलप करने के लिए वो होती है। तो कॉर्पोरेट के अंदर हम लोग बहुत एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम कॉर्पोरेट के साथ बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं जी इनके पास, तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेशल बनवाना चाह रहे हैं, आप आइडिया भी अपना शेयर कर सकते हैं। आई मस्ट से कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, मैं तो चाह रही थी हम गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाते। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचा अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।